गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी में चैप्टर 4 कृषि कृषि के विषय पर जो है आपको एक वीडियो पहले समझा चुका हूँ। अब जो अभ्यास के क्वेश्चन रहते हैं कृषि के वे जो है आपको समझाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। यानी कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने क्या कुछ उपाय किए हैं उसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। यानी कि सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए और कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापित की गई है। यानी भारत सरकार के द्वारा कृषि के अंदर आधुनिकीकरण करने के लिए, यानी कि कृषि आधुनिक तरीके से की जा सके, इसके साथ साथ भारतीय कृषि के अंदर बढ़ोतरी की जा सके, इसके लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है ताकि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। नंबर 2, भूमि विकास कार्यक्रमों का आरंभ। यानी भूमि का विकास किन किन कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है। 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। यानी 1980 से 90 के दशक के अंदर विशेष रूप से व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। यानी कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए व्यापक विकास यानी व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित है। और इसका बेस जो है भूमि सुधार का, यानी आपका जो है संस्थागत विभिन्न तरह की संस्थाएं बनाई गई इसके विकास के लिए, विभिन्न तरह की तकनीकी का विकास किया गया है जिससे जो है भूमि का विकास किया जा सके। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में, तो इस दिशा के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सूखा, बाढ़ तथा बीमारी के कारण फसल बीमा के प्रावधान। यानी कि मान लीजिए बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए या किसी कारण से किसी बीमारी के कारण फसलें खराब हो जाती है, तो उसके लिए जो है किसानों को जो है कुछ उपाय किए गए। इनसे बचने के लिए किसानों को कम दर पर ब्याज देना शामिल है। यानी कि इनसे बचने के लिए किसानों को जो है कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है ताकि जो है किसान मतलब इन समस्याओं से जूझ के, इन समस्याओं से ऊपर उठ सके। नंबर 3, आकाशवाणी और दूरदर्शन। सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी खेतीबाड़ी कार्यक्रम तथा कृषि पर आधारित बुलेटिन प्रसारित करके कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों की मदद कर रही है। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से जो है सरकार खेती बाड़ी से संबंधित कार्यक्रमों और किस मौसम के अंदर कौन सी फसलें बोनी चाहिए, ये सारे जो है कार्यक्रम जो है रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो है विशेष बुलेटिन प्रसारण किया जाता है और किसानों को बताया जाता है कि इस मौसम के अंदर जो है ये फसलें बोई जानी चाहिए। तो ये सारे जो है कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो है कुछ उपाय किए गए हैं। न्यूनतम सहायता मूल्य, किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए। यानी कि किसानों को जो उनकी जो फसलों की खरीद होती है तो बिचौलिए जो है कम दाम पर जो है फसलें खरीदते हैं, लेकिन उनसे शोषण से बचाने के लिए सरकार के द्वारा जो है न्यूनतम सहायता मूल्य सरकार निर्धारित करती है। तो किसानों की फसल का जो है सरकार के द्वारा न्यूनतम मतलब मूल्य निर्धारित किया जाता, उससे कम मूल्य पर जो है जो बिचौलिए हैं वे भी नहीं खरीद सकते, आम नागरिक भी जो है उनसे कम मूल्य पर फसलें नहीं खरीद सकता। मतलब मिनिमम रेट जो है सरकार ने जो निश्चित किया गया वो तो जो है चाहे सरकार खरीदे उनका अनाज, चाहे आम नागरिक खरीदे, चाहे बिचौलिए खरीदे, जो भी खरीदे, मिनिमम रेट तो कम से कम जो हमको मिलना जरूरी होता है। इसके बाद देखिए भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखे। यानी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या कुछ प्रभाव पड़े। सबसे पहले देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। एक देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था को साथ जोड़ना,
वैश्वीकरण कहलाता है। तो एक देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना जो है वैश्वीकरण कहलाएगा। वैश्वीकरण यह सुनिश्चित करता है कि तुलनात्मक मूल्य पर उच्च कोटि की वस्तुएं बाजार में टिक सकेंगी। तो वैश्वीकरण के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि जो बढ़िया किस्म की चीजें होती है, चाहे इसके अंदर फसलें हैं, वस्तुएं हैं, कोई भी चीज है, वो जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर बढ़िया फसल वस्तुएं जो है टिक सकती हैं। अगर घटिया स्तर की जो है वस्तुएं हैं वे जो है नहीं टिक सकती। इस अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि के स्वरूप को ही बदल दिया। यानी वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि के रूप को ही चेंज कर दिया है, स्वरूप को ही बदल दिया है। भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव का वर्णन इस प्रकार है। तो भारतीय कृषि के ऊपर जो वैश्वीकरण है इसका क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है, क्या कुछ प्रभाव पड़े हैं, वे देखिए। सबसे पहला, भारत की निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया। तो वैश्वीकरण की वजह से जो है भारत के अंदर जो पहले निर्वाह कृषि होती थी उसने जो है व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। अब किसान केवल उन्हीं फसल का उत्पादन करता है जिससे उसे अधिक लाभ हो। आज किसान उन्हीं फसलों को ज्यादा बोता है जिससे किसान को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग से कृषि उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। बढ़िया किस्म के बीजों का प्रयोग करने से क्या है कि उत्पादन के अंदर भी बढ़ोतरी है, उसकी क्वालिटी में भी मतलब वृद्धि हुई है, अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है। किसान को अपने उत्पादन का पहले से अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा। अब अपनी फसल का किसान को पहले से बढ़िया मूल्य, पहले से ज्यादा मूल्य जो है मिलने लगा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा। तो वैश्वीकरण की वजह से क्या है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, नई नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नई तकनीकों के द्वारा हमारे देश में मिट्टी की जलवायु की अनुकूल दशाओं का पूरा लाभ उठाया जा रहा है। तो वैश्वीकरण की वजह से नई नई टेक्निकल सामने आ रही है जिससे नए नए तरीके से हम भारत के लोग जो है, किसान जो है, अपनी मिट्टी का जो है ज्यादा से ज्यादा अनुकूल प्रयोग कर रहे हैं, यानी मिट्टी के अनुकूल फसलों को उगा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज किसान अपने खेत में एक वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाने लग गया। तो आपको पता है कि पहले जो है किसान साल में एक ही फसल लेता था, लेकिन आज के समय के अंदर आधुनिकीकरण की वजह से, उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग की वजह से, आधुनिक यंत्रों की वजह से जो है आज किसान जो है अपने खेतों के अंदर एक साल में 2 से ज्यादा फसलें लेने लगा है, यानी 2 से ज्यादा फसलें जो है पैदा करने लगा है। किसानों में कृषि उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। तो किसानों के अंदर भी एक प्रकार से जो होड़ बढ़ गई है कि इसके खेत के अंदर जो है इतने क्विंटल गेहूं निकला है तो मेरे खेत के अंदर जो है इससे ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। वो अच्छी तरह के जो है खादों का प्रयोग करता है, कीटनाशकों का प्रयोग करता है। कहने का मतलब ये कि किसानों के अंदर आपसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा भी जो है वैश्वीकरण की वजह से बढ़ी है। अब देखिए नेक्स्ट, चावल की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि चावल की खेती के लिए कौन कौन सी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। चावल भारतवासियों का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर चावल जो है अधिक मात्रा के अंदर लोग खाते हैं। चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि चावल के प्रोडक्ट के अंदर जो है वर्ल्ड के अंदर भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, उसके बाद भारत का है। संसार के कुल उत्पादन का लगभग 5वां भाग भारत में ही पैदा किया जाता है। चावल का उत्पादन भारत में यानी कि 5वां स्थान है। यानी कि भारत के अंदर जो है चावल का लगभग स्थान दूसरा है चीन के बाद, और जो प्रोडक्ट किया जाता है वो जो है 20% जो है प्रोडक्ट किया जाता है भारत में। चावल संसार का जितना भी चावल का प्रोडक्ट होता है उसका 20% जो है भारत के अंदर चावल पैदा किया जाता है। इसके लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है वे इस प्रकार हैं। तापमान, चावल उष्ण कटिबंध का पौधा है, यानी कि गर्म जलवायु का पौधा है, इसलिए यह गर्म और आर्द्र जलवायु में खूब फल फूलता है। यानी कि इसलिए जो गर्म जलवायु होती है उसके अंदर जो है चावल खूब ज्यादा फलता फूलता है। इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो चावल के पौधे के लिए 20 डिग्री
सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए। वर्षा, चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है कि चावल की खेती के लिए जो है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी कि पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहनी चाहिए, तो चावल के पौधों की जड़ें जो है पानी में डूबी रहनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जहां पर कम वर्षा होती है, जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर कम वर्षा होती है, तो वहां पर जो है नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा जो है पानी की मतलब सुविधा होनी चाहिए, जिस वजह से जो है चावल को उगाया जा सकता है। भूमि, इसके लिए समतल भूमि तथा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए समतल भूमि होनी चाहिए। ढलानदार भूमि के ऊपर जो है चावल की खेती नहीं हो सकती, जैसे कि चाय की फसल के लिए ढलानदार भूमि होनी चाहिए। इसी तरह जो है चावल की कृषि के लिए जो है समतल भूमि होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी प्रकार से भरपूर मात्रा में चावल की पैदावार हो सके। श्रम, चावल की कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी कि चावल की खेती के लिए ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी कार्य हाथों से किए जाते हैं। क्योंकि चावल की खेती के अंदर जितने भी कार्य होते हैं सारे जो है श्रमिकों के द्वारा हाथों से किए जाते हैं। तो बेटा आज ये जो है आपका लेसन 4 ज्योग्राफी के अंदर कंप्लीट हो गया है। ये आपने जो अच्छी तरह याद करना है। धन्यवाद।